हेलो व्यूअर्स, हम आपको अपने चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको डाटा एनालिसिस, उसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसके बाद ग्राफ मेकिंग और उसके बाद प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें हम एक ही वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आप अपने क्वेश्चन नीचे दिए गए लिंक में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। सो व्यूअर्स, डाटा एनालिसिस, आपको पता है कि आप जितना भी रिसर्च का काम करेंगे उसके लिए डाटा एनालिसिस और डाटा प्रेजेंटेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट जुज़्व है। उसके बाद आप बगैर आप डाटा को प्रेजेंट नहीं कर सकते। सो उसके लिए डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं। आप डाटा को सर्वे डाटा होता है आपका, और बाकी जो चीज़ें हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पे आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं कि एक फैक्टर जो है वो दूसरे से सिग्निफिकेंट है या नहीं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि डाटा को एक प्रॉपर वे के साथ एनालाइज किया जाए ताकि डाटा प्रेजेंटेशन में आसानी हो और रिव्यूअर्स और एडिटर्स और ऑथर्स के लिए वो काबिल कबूल हो। मतलब आप पब्लिकेशन भी करेंगे तो हर पब्लिकेशन एक अच्छा जर्नल एक अथेंटिक किस्म का डाटा जो है, वे ऑफ एनालिसिस जो है वो एक्सेप्ट करता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, पेपर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक एक्सेप्टेबल डिज़ाइन या वे ऑफ एनालिसिस आप यूज़ करें तो ताकि आपका डाटा समझने में आसानी हो और उसकी प्रेजेंटेशन और कंक्लूजन्स जो हैं वो फाइनल हो जाएं। सो मेरे पास एक एग्रीकल्चर रिलेटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी का डाटा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि हम उसको अरेंज कैसे करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिक्स, उसके थ्रू बताऊंगा कि हाउ टू एनालाइज इट, और उसके बाद मैं आपको टेबल बनाना और उसकी इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। सो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। एक तो है 100 सीड वेट, दूसरा है नंबर ऑफ़ पार्ट्स पर प्लांट, तीसरा है यील्ड पर लाइन। आप देख रहे होंगे कि साथ में मैंने डाटा को रेप्लिकेशन के हिसाब से अरेंज किया है, और जो चौथा कॉलम है नंबर 4 कॉलम, वो मीन है। सो इसी तरह आपने डाटा को अरेंज करना है। जो आप स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट जो है ना, वो डाटा को एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करता है। अगर वो ख़ास किस्म की अरेंजमेंट नहीं दी गई तो वो एरर दे देता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट लिखा है, फिर रेप लिखा है, और उसके बाद जो आप पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं 100 सीड वेट, नंबर ऑफ़ पार्ट्स पर प्लांट, यील्ड पर प्लांट, तो मैंने उसे एब्रीविएशन यूज़ किए हैं। फिर ये देखें आप, ट्रीटमेंट में मेरे पास 52 जीनोटाइप्स हैं, तो मैंने V1 से लेके V52 तक लिख दिया है, और साथ में ये
मैंने रेप्लिकेशन 1 का डाटा और उसके बाद V52 के बाद दोबारा से V1 से लेके V52 तक जाएंगे और 2 रेप्लिकेशन मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम V1 अगेन स्टार्ट करेंगे और रेप्लिकेशन 3 का डाटा इसमें डाल देंगे एंड सो ऑन। क्योंकि मोस्टली हम फील्ड डाटा जो है वो 3 रेप्लिकेशन तक एक्सेप्टेबल है। सो अगर आप लैब डाटा काम कर रहे हैं तो लैब डाटा में 4, 5, 6 रेप्लिकेशन हैं, क्योंकि लैब डाटा में कंट्रोल कंडीशन होती हैं और वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं, जबकि फील्ड डाटा में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है और सम टाइम फर्टिलिटी ग्रेडियंट अफेक्ट कर रहा होता है, सम टाइम फर्टिलिटी अफेक्ट कर रही होती है, सम टाइम इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। सो इस वजह से डाटा को जो मैनेज किया जाता है वो 3 रेप तक एक्सेप्टेबल है फील्ड डाटा। और उसके बाद आप 100 सीड वेट जो अपने पैरामीटर स्टडी करने हैं उसका डाटा स्टार्ट हो जाएगा। उसका मतलब ये है, यहाँ V1 का मतलब है वैरायटी 1 रेप्लिकेशन 1 और इसका डाटा ये वाला आ गया, उसकी वैल्यू ये आ गई। इसी तरह हम V1 रेप्लिकेशन 1 से लेके V52 रेप्लिकेशन 3 तक का जो डाटा है 100 सीड वेट के लिए वो हम इसमें लिख देंगे। और उसके बाद हम दूसरे पैरामीटर में नंबर ऑफ पार्ट्स पर प्लांट और यील्ड पर प्लांट का डाटा ऐसे ही अरेंज करेंगे। फिर मैं इस डाटे को कॉपी करूँगा, ये आप देख रहे हैं कि मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। जब आप इसको कॉपी कर लेंगे फिर आप, मेरे पास सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिक्स, ये वाला वो सॉफ्टवेयर है। तो इसको हम इस पर क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आइकॉन शो करेगा। जब ऐसा आइकॉन आपके पास शो हो जाएगा तो आप इस डाटे को यहाँ पे पेस्ट कर दें। जब आप डाटे को पेस्ट करेंगे तो इस तरह का डाटा अवेलेबल होगा। तो जब ऐसा डाटा अवेलेबल होगा तो इसमें आपको अपर साइड पे 6 या 7 इन्फो आ रही होगी, फाइल, एडिट, डाटा, स्टैटिस्टिक्स, प्रेफरेंसेस, विंडोज़। सो फाइल में जाके आप एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉपी किया है ये डाटा एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद आप फाइल को इसमें मर्ज भी कर सकते हैं, उसमें केसेस, वेरिएबल, लेबल, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बाकी चीज़ें भी दे सकते हैं। और समरी फाइल में वो आपको फ़ाइल की समरी बता देगा। और दूसरे में आप डाटे को एडिट भी कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल डाटा की ऑप्शन होती है इसमें। तीसरा जो है वो है डाटा इंसर्ट, डिलीट, फिल, ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉर्ड, इंडिकेटर, लाइक दैट। सो इसमें आप वेरिएबल के नाम चेंज कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, कॉलम फॉर्मेट फिटिंग कर सकते हैं, लेबल दे सकते हैं। चौथा जो है नंबर 4 पे है स्टैटिस्टिक्स। so it is the most important icon because it will give us the data analysis option. so सबसे पहले समरी स्टैटिस्टिक्स है। समरी स्टैटिस्टिक्स में आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इससे बनाएंगे। यहाँ पे आपको, जब आप डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरिएबल वही हैं जो ट्रीटमेंट हैं जो आपने दी हैं और जो आप पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं, और जिनकी आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए आप उनको सेलेक्ट करें। लाइक 100 सीड वेट, आप इसको नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स में मूव कर दें। देन आपके पास है नंबर ऑफ़ पॉट्स पर प्लांट, आप इस पर क्लिक करें, ये भी ऐड हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास यील्ड, आप इसको भी ऐड कर दें। हमारे पास कोई ग्रुप वैल्यू नहीं है
तो लिहाजा हम ग्रुपिंग वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, ये ऑप्शनल है। आपको पता होगा कि हम डाटा में 5% जो एरर है वो एक्सेप्टेबल है, लिहाजा या तो हमारी पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू से बोलते हैं 5% होती है या 1% होती है। वाई 1% में हमारा इसका मतलब है कि 99% डाटा जो आपका वो एक्यूरेट है, 1% एरर के चांसेस हैं, जबकि 95% जो डाटा है 5% प्रोबेबिलिटी में 95% डाटा आपका एक्यूरेट है और 5% तक आपका जो एरर है वो एक्सेप्टेबल है। लिहाजा हम 95% परसेंटेज कन्वर्ज और कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने डिस्क्रिप्टिव में जो चीज़ें फाइंड करनी है, इसमें ये बताएगा कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, उसे हम MN बोलते हैं। उसके बाद हम टोटल सम भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम मीन वैल्यू, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद वेरिएंस, और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर मीन, और उसके बाद CV, देन मीडियन, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। सो अगर आपने आप चेक करना है कि आपका डाटा ठीक है या नहीं है, मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या बेल शेप ग्राफ दे रहा है, तो हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी चेक कर सकते हैं। सो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। जब हम इसको ओके करेंगे तो इट विल गिव अस लाइक दिस इंफॉर्मेशन। जो हमने पैरामीटर सेलेक्ट किए थे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो वो आपको सारी इन्फो इसमें दे देगा। इसमें नंबर्स हैं, आपने चेक किया होगा कि मेरे पास 52 जीनोटाइप थी, तो 52 मल्टीप्लाई बाई 3 156। सो इट विल गिव अस द टोटल नंबर दैट वी आर यूजिंग ड्यूरिंग द एनालिसिस। उसके बाद है सम, ये टोटल सम भी दे दिया है इसने। फिर मीन है हर पैरामीटर का, 100 सीड वेट का आप चेक करें जाके, जो इसका मीन है ओवरऑल एवरेज मीन वो 21.659 है। देन स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड एरर मीन है, CV है, मिनिमम, मीडियन, मैक्सिमम, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपको बता रही है कि ये डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मतलब आई मीन इसके स्टैंडर्ड डेविएशन 1 लेवल 2 लेवल तक प्रॉब्लम है, नेगेटिव साइन दे रहा है, जबकि दूसरों में ऐसा नहीं है। इट मीन्स दैट के वो बाकी डाटा बिल्कुल नॉर्मल है। सो यहाँ से आप अपने डाटे को सेव कर सकते हैं। सो सेव में जाके आप इसको डेस्कटॉप पे ले आएँ, कहीं पे भी सेव कर सकते हैं जहाँ पे आप फिजिबल समझें। यहाँ पे आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करें। जब आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करें, देन आप बता दें एनालिसिस, एक ख़ास किस्म का आप लेबल दे दें। जब आप इसे लेबल देंगे तो यहाँ पे लिखें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सो ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। जब आपका डाटा सेव हो जाएगा, देन आप वहाँ से कॉपी करें और आप अपनी ओरिजिनल फाइल में इसका टेबल बना लें। टेबल के लिए वो आपको मैं बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताऊंगा कि आप वर्ड को कैसे यूज़ करेंगे, बाकी टेबल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, फॉर्मेटिंग कैसे की जा सकती है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं, ये था हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया। हम विंडो पे क्लिक करेंगे, ये चेक करें, विंडो पे क्लिक करने के बाद अनटाइटल पे आएंगे। जब आप अनटाइटल करेंगे तो आपका डाटा दोबारा आपको ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल होगा। सो आप दोबारा स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में जाने के बाद आप लीनियर मॉडल में जाएंगे। जब आप लीनियर मॉडल में जाएंगे तो मेरा जो डाटा है ये अकॉर्डिंग टू RCBD फील्ड डाटा है, 1 सेक्टर है, 52 ट्रीटमेंट्स हैं, आई मीन जीनोटाइप्स हैं, डॉक्यूमेंट स्टडी किए हैं। सो इसके लिए मैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में गया, वहाँ पे आपको ऑल किस्म के डिज़ाइन अवेलेबल होंगे।
वहाँ पे पहला जो है वो कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन है। इसका मतलब है कि ये लैब डाटे के लिए है, आई मीन CRD है। दूसरा है रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, ये RCBD है, फील्ड डाटे के लिए। लेटेंट स्केयर डिज़ाइन है, बैलेंस लेटेस्ट है, फैक्टोरियल डिज़ाइन है, स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन है, स्ट्रिप है। सो मेरा जो डाटा है वो अकॉर्डिंग टू रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक है, और मैंने जो फार्मूला तैयार किया है वो अपने इसी डाटा के थ्रू किया है। सो लिहाजा आप रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे जब आप, तो ऐसा आइकॉन आपके पास अवेलेबल होगा। सो इसमें 3 किस्म के वही फैक्टर्स हैं, रेप्लिकेशन डाटा, ट्रीटमेंट और यील्ड है। आप देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो हैं जो कि आप स्टडी कर रहे हैं, लाइक 100 सीड वेट है, नंबर ऑफ़ पार्ट्स पर प्लांट है और यील्ड है। ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल में शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद है ब्लॉक वेरिएबल्स में हमारा रेप जाएगा और ट्रीटमेंट वेरिएबल्स में हमारे ट्रीटमेंट चली जाएगी। तो हम इसको ओके कर देंगे। तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अनोवा टेबल शो हो जाएगा। जब अनोवा टेबल आपको शो हो जाएगा तो इसमें अनोवा का जो मेन कंपोनेंट है ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है। कि सोर्स ऑफ वेरिएशन बेसिकली वो चीज़ है कि जो आप जिसमें आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो डिपेंडेंट कर रहा है, आई मीन के रेप्लिकेशन है, ट्रीटमेंट है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट भी करेंगे 2 से 3 दफ़ा तो वो कंपलसरी है। इट मीन्स दैट कि वो आपका एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेशन पे डिपेंडेंट है। फिर ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसमें वैरायटीज़ हैं, हमने 52 वैरायटीज़ यूज़ की हैं। और तीसरा कंपोनेंट है एरर, आई मीन कि आपके डाटे में एरर कितना है। और इसके बाद है ये टोटल। DF का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, SS का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर, MS का मतलब है मीन स्क्वायर, F वैल्यू है ये मतलब फॉलो करती है। और उसके बाद है ये P वैल्यू कहते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। सो पूरा टेबल एक दूसरे के साथ लिंक है। आप देखेंगे कि ये सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप चेक करें कि हमेशा जो टोटल होता है उसका एक कम होता है। सो n-1। सो हमारी रेप्लिकेशन थी 3, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। हमारी ट्रीटमेंट थी 52, आई मीन जीनोटाइप जो हम यूज़ कर रहे थे इसमें वो 52 थी। सो यहाँ पे ट्रीटमेंट का n है 52 - 1 अगर करेंगे तो 51 आ जाएगा। तो अगर हम देखें एरर जो होता है वो ट्रीटमेंट मल्टीप्लाई बाय रेप होता है। सो अगर हम मल्टीप्लाई करें 51 को 2 के साथ तो 102 आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम टोटल करें तो रेप्लिकेशन, ट्रीटमेंट और एरर को जब हम टोटल करेंगे तो 155 वैल्यू ये टोटल की शो हो जाएगी। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर। आप देखें कि ये बेसिकली जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं उसका स्क्वायर लिया जाता है और एट द एंड टोटल करेक्शन फैक्टर से माइनस किया जाता है। तो वो जब हम बाय हैंड मैनुअली डाटा को एनालाइज करते हैं तो वो सारा उसमें शो हो रहा होता है। बट यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फोकस करूँगा कि सम ऑफ स्क्वायर मैंने आपको बेसिक बता दिया ये कैसे आएगा। सो अगर हम MS की बात करें सो 785 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद ट्रीटमेंट के SS को हम अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे तो 51 ये आ जाएगा, तो ये 36 बनेगा। अब अगर हम एरर के SS को डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर पे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम मतलब F वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे तो F वैल्यू के लिए हम ट्रीटमेंट को एरर मीन स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो हमारी F वैल्यू निकल आएगी। अगर हमारे 2 फैक्टर होंगे तो हमारे पास 2 एरर की ऑप्शन होंगी। 2 फैक्टर मीन यहाँ पे मेरे पास जीनोटाइप है तो सेकंड फैक्टर फर्टिलाइज़र भी हो सकता था या सोइंग मेथड भी हो सकता था या कोई और फैक्टर जो हम साइड बाय साइड स्टडी कर रहे हों तो वो भी हो सकता था।
तो यहाँ पे हमने 36 को डिवाइड किया 6 पे, तो ये वैल्यू आ गई 5.74। तो ये एफ़ वैल्यू है। सो एफ़ वैल्यू को अगर हम लॉगरिथम टेबल में देखें तो इसका एक फार्मूला है, इसे हम बोलते हैं, एक एफ़ कैलकुलेटेड, एक है एफ़ टेबुलेटेड। एफ़ कैलकुलेटेड ग्रेटर दैन एफ़ टेबुलेटेड आ जाए तो जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो हमें हमारा सिग्निफिकेंस लेवल बता देगी। सो अगर द पी वैल्यू, क्योंकि हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रखा था, सो इट मीन्स दैट कि आपके पास 5% चांस है एरर के। अगर आपका डाटा पी वैल्यू 0.05 या इससे लेस हो, सो इट मीन्स दैट कि आपके रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट हैं। अगर आपकी पी वैल्यू 0.05 से एक्सीड कर जाए, इट मीन्स दैट कि आपके रिज़ल्ट हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है। सो सिग्निफिकेंस और नॉन सिग्निफिकेंस पे आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एनालिसिस में एट द एंड फाइनल कंक्लूजन से देंगे कि आपने जो 52 जीनोटाइप्स यूज़ किए हैं उनका आपस में डिफरेंस है, उन्होंने डिफरेंट किस्म का प्ले किया है या डिफरेंट किस्म का बिहेवियर शो किया है इन द इन्वायरमेंट, इन द फील्ड कंडीशन। सो अगर ये पी वैल्यू 0.05 से एक्सीड कर जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि वैरायटी का आपस में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप एक वैरायटी लगाएं या 52, सारे ना एक ही किस्म की प्रोडक्शन दी है, एक ही किस्म का 100 सीड वेट है, ये बाकी सब चीज़ें। सो उसके बाद ये आपको ग्रैंड मीन और सीवी भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि एनोवा टेबल के बाद हमें मीन कंपैरिजन जो टेबल है वो चाहिए होता है। सो मीन कंपैरिजन टेबल के लिए हम रिजल्ट्स में जाएंगे। सो यहाँ पे मल्टीपल कंपैरिजन और ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के मेथड मिलेंगे जो आप जिसकी बेस पे आप डाटा कंपैरिजन करेंगे। सो मोस्टली वी आर यूजिंग टकी एंड LSD। तो नीचे जो अल्फ़ा है ये 5% है, 5% का मीन 95% डाटा एक्यूरेट। आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं 0.01, क्योंकि मोस्टली स्टैटिस्टिक्स में हम 5% एंड 1% डाटा जो है वो यूज़ करते हैं। सो इसके लिए हम LSD 5% और then okay, so it will give us the detailed mean value and this one the left side treatment V34 मतलब 34 नंबर जीनोटाइप, और होमोजीनियस ग्रुप में ये आपको लेटरिंग दे देगा। लेटरिंग का मकसद ये है कि किस वैरायटी ने सबसे ज़्यादा और अच्छा परफॉर्म किया है वैल्यूज़ बेस पे। सो ये आप देखेंगे कि ये HSW का मतलब है 100 सीड वेट। 100 सीड वेट के बाद एट द एंड आपको एक सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्रिटिकल वैल्यू फॉर कंपैरिजन। सो ये है 4.078। सो जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल बनाने के बाद ये वाली जो वैल्यू है ये आप नीचे लिख देंगे, और एक आप टेबल बनाएंगे जिसमें आप वैरायटियों के नाम लिखेंगे। वैरायटी के नाम लिखने के बाद आप ये वैल्यू लिखेंगे और एट द एंड ये वाली वैल्यू जो है ये बेसिकली LSD वैल्यू है या क्रिटिकल वैल्यू फॉर कंपैरिजन इसे बोलते हैं। सेकंड ट्रीटमेंट थी हमारी, पैरामीटर था नंबर ऑफ पार्ट्स पर प्लांट, और उसके बाद ये है यील्ड पर प्लांट। सो फॉर नंबर ऑफ पार्ट्स पर प्लांट इट विल गिव अस also the LSD value
So in that case we have 6.2, and in yield case we have 1.87. so every parameters have different LST value. so आप इसको अगेन सेव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंपैरिजन टेबल। हम एक चीज़ भूल गए, हमने अनोवा टेबल को सेव नहीं किया। तो हम दोबारा स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, लीनियर मॉडल पे जाएंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, देन RCVD, देन ओके। सो इसको हम सेव करेंगे और इसको नाम देंगे अनोवा, और हम इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा मोटो है वो है डाटा कोरिलेशन। सो इसी से हम डाटा वही रहेगा, स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे और अगेन लीनियर मॉडल में जाएंगे। लीनियर मॉडल में कोरिलेशन है और कोरिलेशन पे हम क्लिक करेंगे। सो वी सिलेक्ट द पैरामीटर्स दैट वी नीड टू बी कोरिलेट विद ईच अदर। सो वही 3 पैरामीटर्स हैं, आप एक से ज़्यादा पैरामीटर को भी एक वक्त में सिलेक्ट कर लेते हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू what you want and what kind of parameter that you be correlated with each other. So 100 seed weight, number of parts per plant and yield per plant, these are the most important parameter in any crop. So that's why we are using these 3 parameters that to be correlated. So we can put it into the next section for correlation variables. So हम यहाँ पे fit constant and compute p-value we also need for this one. On that basis we can check either our correlation are significant or not, then हम इसको ओके करेंगे। सो आपने देखा हो कि यहाँ पे कोरिलेशन पेयरसन नंबर ऑफ पार्ट्स पर प्लांट का कोरिलेशन जो है 100 सीड के साथ 100% कोरिलेट कर रहा है, इस मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और उसके बाद अगर हम 100 सीड वेट को यील्ड के साथ कंपेयर करें, इट विल गिव अस द 2 वैल्यूज़, दिस इज़ द कोरिलेशन वैल्यू एंड दिस इज़ द probability p value. In 3 cases all the p value is equal to 0. It means that 100% correlate and positively strongly correlate with each other. So it means that they depends on each other. If the 100 seed weight is less, so number of parts, it means that number of parts per plant also correlate with the 100 seed weight. We can save this data again, so it will give you the correlation. मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नेक्स्ट डाटा जो हम यूज़ करेंगे फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए मैंने डाटा को ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, हमें उनके पी वैल्यूज़ चाहिए, सॉरी हमें मीन वैल्यूज़ चाहिए और तमाम किस्म के पैरामीटर्स जो हमने स्टडी करने हैं वो हमें चाहिए। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने वैराइटीज़ के नेम दिए हुए हैं और ये वैराइटीज़ आ गई। ये वही एक्सपेरिमेंट है बट हम उसको एक और तरीके से एनालाइज करेंगे। सो इसमें द प्लांट हाइट है, डेज टू 50% मेचोरिटी है, नंबर ऑफ सीड्स पर नंबर ऑफ सेकेंडरी ब्रांचेज हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी ब्रांचेज हैं, 100 सीड वेट है, नंबर ऑफ पार्ट्स है, यील्ड है, ड्राई मैटर यील्ड है, लीफ एरिया इंडेक्स है, बायोलॉजिकल यील्ड है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स है, फिलिंग पीरियड्स है। इसके बाद है ग्रोथ फैक्टर, ये 2 क्वालिटेटिव पैरामीटर से फ्लावर कलर एंड ग्रोथ हैबिट। सो
बेसिकली ग्रोथ हैबिट में 3 से 4 किस्म की ग्रोथ है इसमें चिकपी में। सो मैंने इसको क्वांटिटेटिव डाटा को क्वालिटेटिव डाटा में कन्वर्ट किया। एक ग्रोथ हैबिट को मैंने एक नंबर दे दिया, दूसरी को मैंने 2 नंबर दे दिया, तीसरी को 3 नंबर दे दिया। फिर मैंने चेक किया तो कौन किस से डाटे में फॉल कर रही है। ऐसे फ्लावर कलर है। सो फ्लावर कलर में 2 कलर के फ्लावर थे, एक वाइट कलर में और एक पिंक कलर में। सो नंबर 1 गिव टू द वाइट कलर एंड नंबर 2 गिव टू द पिंक कलर। सो उसके बाद हम इस सारे डाटे को सिलेक्ट करेंगे। इनके जो मीन्स है, यहाँ तक सारा डाटा सेलेक्ट हो गया। इसको आप कॉपी करेंगे। इसके लिए हम एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, उसे हम बोलते हैं पास्ट। ये पास्ट सॉफ्टवेयर है। सो पास्ट सॉफ्टवेयर का आइकॉन आपको ऐसे शो होगा। सो आप इसमें देख रहे हैं डिफरेंट किस्म के इंफॉर्मेशन शो हो रही है। एक है रो एट्रीब्यूट्स और एक है कॉलम एट्रीब्यूट्स। उसके ऊपर है फाइल, एडिट, ट्रांसफॉर्म, प्लॉट, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, मॉडल, डाइवर्सिटी, टाइम सीरीज, जियोमेट्री एंड स्ट्रेटोग्राफी एंड स्क्रिप्ट। सो डाटा, यहाँ पे डाटा एंटर करने के लिए ये 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। इसमें आप रो एट्रीब्यूट्स और कॉलम एट्रीब्यूट्स पे फोकस करेंगे। रो एट्रीब्यूट्स को आप अनचेक करेंगे और कॉलम को भी आप अनचेक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का डिस्प्ले आएगा। सो 1 के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपने डाटा को पेस्ट कर देंगे। जब आपका डाटा पेस्ट हो जाएगा तो आप इन दोनों रो एट्रीब्यूट्स और कॉलम एट्रीब्यूट्स को अनचेक करेंगे। जब अनचेक कर देंगे तो आप लेफ़्ट कॉर्नर पे अप साइड पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो डाटा सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सो इसमें आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का डाटा है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी डाटे के लिए आपको डाटे को लॉग करना होता है। जब आप डाटे को लॉग करेंगे, यहाँ पे लॉग करने के 2 तरीके हैं। एक डायरेक्ट ऑप्शन है लॉग की, एक नीचे है इवेल्यूएट एक्सप्रेशन। इवेल्यूएट एक्सप्रेशन में आप डाटे को एक फार्मूले के तहत लॉग करते हैं। उसमें जो फार्मूला है वो है x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आपका डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर लॉग हो जाता है और तमाम डाटा एक ही कैटेगरी में आ जाता है। जब आप डाटे को लॉग करेंगे आप देखेंगे कि आपके डाटे की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैं आपको मोर क्लियर दिखा देता हूँ। सो इसने कहा है कि इनपुट वैल्यू प्लांट हाइट इन रो वैरायटी कॉलम प्लांट हाइट। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ गया। एरर कैसे आया है कि हमने जो डाटा कॉपी किया है एक्सेल से वो हमने ठीक नहीं किया। कैसे? ऊपर भी प्लांट हाइट आ रहा है, यहाँ पे भी प्लांट हाइट आ रहा है, एब्रीवेशन जो यूज़ की गई थी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम डाटे को दोबारा कॉपी करेंगे, जहाँ पे एरर है उसके अलावा हम डाटे को यहाँ से कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी, फिर दोबारा फाइल पे जाएंगे, न्यू पे, ओके, देन अगेन लाइक दिस, सो कंट्रोल वी। अगेन आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म, डाटे को लॉग करेंगे। जब आप देखेंगे डाटे को लॉग की ऑप्शन दी तो डाटा सारा डिवीज़न में आ गया और 1 से 2 की रेंज में जो डाटा है वो सारा हो गया। उसके बाद आप मल्टीवेरिएट में जाने के बाद हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पे जाएंगे। सो यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस
हमें यहाँ पे दो किस्म के एक्सपेरिमेंट, एक है पीसीए और एक है प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट। जो प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट एनालिसिस है वो हम मॉलिक्यूलर डाटा के लिए यूज़ करते हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आ गया। तो आपने देखा है कि यहाँ पे PC1 से लेके 15 तक का जो डाटा है वो आपके पास शो हो रहा है, और इसमें नंबर 1 जो है वो एजन वैल्यू, दूसरा है परसेंट वेरिएंस। सो it will give us the idea how much difference or diversity comes from each principal component analysis। आप देखेंगे कि जो पहला PC1 है वो आपको 33.76% डाइवर्सिटी दे रहा है बाकी की निस्बत। सेकंड जो है वो 25% दे रहा है। थर्ड जो है वो 12.48% दे रहा है। इसमें आप अपने डाटा को सेव करते जाएं। इसमें कॉपी की ऑप्शन है, ये नीचे आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अपने डाटा को एक्सेल शीट में ले जाएं। यहाँ पे आके आप कॉपी कर दें। जब आप कॉपी करेंगे तो आप यहाँ पे दो कॉलम और बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे क्यूमुलेटिव एजन वैल्यू, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव वेरिएंस। एक्चुअली हमें हर पीसी के बाद उसका एनालाइज करना है कि PC1 में कितने % है और सेकंड में। सो आप यहाँ पे एक्सेल फंक्शन यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू, सॉरी, फर्स्ट वन रिमेन सेम, कंट्रोल C, कंट्रोल V, अगेन दिस वन कंट्रोल C, कंट्रोल V। सेकंड में हम ये वाला प्लस सेकंड, इट विल गिव अस दिस वैल्यू। सो पहले और दूसरे को जमा किया तो ये टोटल इजन वैल्यू यहाँ पे आ गई। सेम क्यूमुलेटिव जो वेरिएंस है, हम फर्स्ट वन को प्लस सेकंड वन को जमा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको ड्रैग करें और नीचे तक ले जाएं, ये पास आपके पास क्यूमुलेटिव वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह आप इसमें करेंगे। तो आपने ये देखा कि क्यूमुलेटिव वेरिएंस में फर्स्ट से लेके एंड तक टोटल जो है वो 100% वेरिएंस कंप्लीट हो गया। सो अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लेंगे कि PC1 में जो टोटल है वो 33.76% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि दूसरे में 59 है, तीसरे में 71 है और फोर्थ में 79 है, 5 में 86% है जो वेरिएंस है फ्रॉम द टोटल। और जो PC1 से 15 तक है, ये नंबर ऑफ़ जो पैरामीटर्स आपने लिए होते हैं उन पर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि मेरे केस में 15 पैरामीटर से, इस वजह से PC जो है वो PC1 से लेके 15 तक डिवाइड हो गया। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पहले 5 PC में मैक्सिमम आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी। So you can use these 5 for your information into the text and the result and discussion section। उसके बाद आप दोबारा सॉफ्टवेयर पे जाएं। जब आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन है स्कैटर प्लॉट की, तो स्कैटर प्लॉट आपको बताएगा कि जो वैरायटी है वो किस किस रीजन में फॉल कर रही है
और कौन कौन से ग्रुप बन रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इसे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस 1 एंड 2 कहते हैं, और इसका कंपैरिजन है PC1 का और PC2 का। ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, ये वाला हिस्सा जो डिवीज़न है ये हम बेसिकली PC1 काउंट करते हैं और ये PC2। सो इट गिव द रिलेशन, यू नो, जो आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट 1 और यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट 2। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वैरायटीज़ हैं तो वो इस रीजन में फॉल कर रही हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आप देखेंगे कि ये वाली जो वैरायटीज़ हैं ये एक ग्रुप बना रही हैं और ये वाली एक ग्रुप बना रही हैं। अगर हम इसको 95% इक्लिप्स पे लेके जाएं तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी वैरायटी कहाँ कहाँ पे फॉल कर रही है, कौन कौन सी वैरायटी आपस में ग्रुप बना रही हैं, सिमिलर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो इस वाली फ़ाइल को आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कॉपी की, आप कॉपी भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास है ग्राफ सेटिंग। आप ग्राफ सेटिंग पे जाएं, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो चेंज कर सकते हैं। एक तो है इसका फॉर्मेट JPG करेंगे और उसके बाद थिक लाइंस भी कर सकते हैं, फील्ड रीजन भी कर सकते हैं, फ्रेम दे सकते हैं, इसको पॉइंट सिंबल दे सकते हैं। आप टाइम न्यू रोमन में चेंज करना चाहें तो टाइम न्यू रोमन में चेंज कर दें इनको। ये इट्स डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट काइंड ऑफ सेटिंग यू नीड। उसके बाद आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा भी दें, सो इट विल बी मोर क्लियर। यहाँ पे आप पिक्चर पे क्लिक करें, जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्राउज़ की ऑप्शन शो होगी। तो आपने एक फ़ोल्डर बनाया एनालिसिस का, तो आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, नाम दे देंगे PC1 एंड PC2। आप इसको सेव कर दें, यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर दें। तीसरी जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लोडिंग स्कोर्स। सो यहाँ पे वैराइटीज़ के नेम है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको 15 पीसीज नज़र आ रहे हैं, PC1, PC2, PC3। ये आपको बता रहा है कि कौन सी वैरायटी PC1 में कंट्रीब्यूट कर रही है एज़ कम्पेयर टू द अदर पीसीज। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक नेगेटिव साइन शो हो रहा है। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव नहीं है बल्कि अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि फ्लिप 0511C इट विल कंट्रीब्यूट मोर इनटू द PC2 रिलेटिव टू PC1। सो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं है बल्कि अपोजिट डायरेक्शन है। आप स्कैटर प्लॉट पे जाएं तो ये आपको ये बता रही है कि ये वैल्यू ये PC2 है और ये PC1 है। तो ये वाली वैरायटीज़ PC1 में कंट्रीब्यूट कर रही हैं और ये वाली जो वैरायटीज़ हैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं PC2 में। तो इन्हीं का रिलेशन इसी लोडिंग स्कोर्स में आपको शो हो रहा है। तो मतलब वो वाला डाटा आप यहाँ पे भी कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इस डाटा को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद एक्सेल फाइल में ले जाएं। एक्सेल फाइल में आप नई शीट खोलें, इसको नई शीट पे जाके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जब आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप सेटिंग करके आप अपनी वर्ड फाइल में इसको ले जा सकते हैं। और आप दोबारा सॉफ्टवेयर पे आएंगे, देन आपके पास लोडिंग प्लॉट बेसिकली आपने जितने पैरामीटर्स यूज़ किए हैं इसमें आप देखेंगे कि प्लांट हाइट है डेज टू 50% है, और आपको ये बताएगा कि कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो PC1 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कौन कौन से जो पैरामीटर हैं वो PC2 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको दो पैरामीटर जो हैं ग्रोथ हैबिट और फ्लावर कलर ये PC2 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं इसको मज़ीद फोकस करता हूँ। जो अप साइड है वो PC1 शो कर रही है और जो डाउन साइड है वो PC2 है। आप इसको भी ग्राफ सेटिंग में जाके वैसे ही सेव करेंगे जैसे हमने पहले
सेव की थी। टाइम न्यू रोमन्स, click the picture, again go to analysis। so यहाँ पे आप लिखेंगे लोडिंग प्लॉट रिजल्ट, क्लोज इट। उसके बाद आप इसको लोडिंग्स पे जाएंगे। पहले थी वैरायटी लोडिंग, अब है ट्रेट लोडिंग। ट्रेट लोडिंग से मुराद ये है कि जो आपने पैरामीटर्स लिए हुए हैं वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं PC1 से लेके प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 से लेके 15 तक। तो ये सेम वही एक्सेल फंक्शन होगा कि आप इस डाटे को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद एक्सेल पे ले जाएं, नई एक्सेल शीट पे ले जाएं, यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दें। इसे हम बोलते हैं ट्रेट लोडिंग। पहला जो था वो था वैरायटी लोडिंग्स, कि कौन कौन सी वैरायटी किस किस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। यहाँ पे भी ये बता रहा है कि कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं वो एक ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डाइवर्सिटी में फ्रॉम PC1 टू PC15। अब अगेन सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको स्क्री प्लॉट नज़र आएगा। बेसिकली जो स्क्री प्लॉट है वो समरी के साथ लिंक करेगा। तो हम ये देखेंगे कि पहला जो पीसी है पहले से दूसरे के दरमियान 35% जो कंट्रीब्यूट कर रहा था। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 33.76 है। सो यही स्क्री प्लॉट आपको यहाँ पे एक ही फिगर में बताएगा कि ये 33.73 है। और अगर दूसरे पे जाएं तो ये PC2 है। PC2 कंट्रीब्यूट कर रहा है अबाउट 25, सो इट विल डायरेक्टली लिंक टू 25। सो इस तरह PC1 से लेके PC15 तक के जो रिज़ल्ट हैं वो आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे आप चीज़ों को देख भी सकते हैं ब्रोकन स्टिक की सूरत में कि कौन कौन से डाटा लीनियरली कोरिलेट कर रहा है। फिर आप ग्राफ सेटिंग पे जाएंगे, ग्राफ सेटिंग में जाके इसको JPG में सेव करेंगे, देन पिक्चर को सेव कर लेंगे एनालिसिस वाले फोल्डर में। यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्री प्लॉट, क्लोज। सो ऑडियंस, आपने देखा कि कैसे हमने दो सॉफ्टवेयर को यूज़ किया दो डिफरेंट किस्म के एनालिसिस यूज़ करने के लिए। डाटा हमारे पास एक ही था, तो पहले में हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया कि कैसे करेंगे, और उसके बाद हमने अनोवा सीखा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसमें इम्पोर्टेंट जो पार्ट थे उसको सीखा। उसके बाद हम रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन पे गए, पी वैल्यू क्या होती है, पी वैल्यू कितनी हो तो रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस सीखा जो कि हम जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेग्रेशन, कोरिलेशन फ्रॉम द सेम डाटा वो करना सिखाऊंगा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट से, मतलब एक ही डाटे को आप डिफरेंट किस्म से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट, and please subscribe our channel to get the most coming video on my YouTube channels. Thank you very much.